दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8 की जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाशियाकरण की समझ। तो देखिए, अभी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाशियाकरण कहा किसको गया है, हाशियाई कहा कि किसको गया है। बेसिकली इस चैप्टर में हम जो है आदिवासियों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार आदिवासियों के साथ बिहेवियर होता आया है उसको हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें बताया भी गया है कि हाशियाई का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। मतलब क्या? ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों का केंद्र नहीं रहता और यह एक ऐसी चीज़ है जिसको अपने आप जो है अपनी कक्षा या खेल के मैदान में कभी ना कभी जो है वो महसूस किया होगा। तो अगर आप भी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी संगीत या फिर फिल्मों आदि में रुचि अलग तरह की है, अगर आप बोलने के ढंग जो है आपका औरों से अलग है, आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, या फिर आप जो है वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं, अगर आपका पहनावा जो है अलग तरह का है, और इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी जो है आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे, और इस तरह आप अक्सर यह महसूस करेंगे औरों से अलग। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है हम हाशियाकरण का मतलब जो है पढ़ेंगे आदिवासियों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, इसमें उदाहरण के माध्यम से जो है दिया गया है आदिवासी और हाशियाकरण। तो देखिए, दिल्ली में एक आदिवासी परिवार सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही थी। तो देखिए, अरे देखो आदिवासियों का ना। तो दादू, वे आदिवासियों के हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाई देते हैं? हाँ, क्या वे जो है हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते? सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया जो है वो बहुत समृद्ध होती है, ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं होता है। तो देखिए, ये कहानी जो है आप पढ़िएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बात करेंगे आपकी आदिवासी होते कौन लोग हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जान जाइए कि आदिवासी का मतलब क्या होता है। आदिवासी का मतलब है मूल निवासी। ठीक है, ये ऐसे समुदाय के हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जो है वो जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आदिवासियों का ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र जो है आदिवासी इलाके में है। जमशेदपुर हो गया, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, नाम तो आपने सुना ही होगा। तो आदिवासियों की सारी आबादी जो है एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही जो है वो 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। और आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क जो है बहुत कम होता है, और इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या फिर राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। और आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं, और प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में, यानी कि पर्वत, नदी, पशु आदि में आत्माएं हैं उनकी, वे उसी से जुड़े रहते हैं और वे विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं। इनका कहीं जो है वही निवास जो है वो माना जाता है। तो ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों की पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना जो है वो घर में ही की जाती है। और आदिवासी अपने आसपास के बौद्धों और ईसाई आदि धर्म को शाक्त, वैष्णव या भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों की आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों का भी असर पड़ता रहा है। तो देखिए, उड़ीसा के जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति
एवं तांत्रिक परंपराएं इसी का उदाहरण है। आप जानते होंगे 19वीं शताब्दी में जो है बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास का महत्वपूर्ण धर्म बन गया। आप सभी एक बात और जान लीजिए, जो आदिवासी हैं उसे जो है जनजाति भी कहा जाता है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, उसमें से ज़्यादातर जो है संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। और इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं के गहरे तौर पर प्रभावित किया है, जिसमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है? संथाली। और उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं और इंटरनेट पर भी जो है उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। तो आप इसमें फिगर देख पा रहे होंगे, ये जनजातियों का समूह है। तो ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समूहों की तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे होंगे। और आमतौर पर जो है आदिवासी को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी जो है वो रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। अब बात करेंगे आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। तो देखिए, हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरीके से जो है वो पेश किया जा रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या फिर किताबों या फिर फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। जैसे कि उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहने दिखाते हैं, सिर पर मुकुट लगाए, हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी हो जाती है कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि जो है वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों की बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरीके के जो समुदाय हैं के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। तो देखिए, आप ये जान लीजिए कि जब तक हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं, वहाँ जाकर देखेंगे नहीं, तो हमें गलतफ़हमी का शिकार बने ही रहना होगा। जैसे हमारे अंदर गलतफ़हमी है कि आदिवासी जो है वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, बढ़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये गलत धारणा ही तो है। क्या हमने जाके देखा है कि आदिवासी ऐसा कह रहे हैं? नहीं। अब हम बात करेंगे आदिवासी और विकास। जैसा कि हमने इतिहास की पाठ्यपुस्तक में पढ़ा है कि भारत में जो है तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद, मोम हो गए, लाख हो गया, शहद हो गया, और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगल से ही मिलते हैं। और इसके अलावा जीवन में आगे बढ़ते रहने में जंगल का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं जंगलों से जो है बहुत सारी नदियाँ, लगातार पानी मिलता रहता है। और अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था, और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान भी था, और इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था, और इसीलिए आदिवासी समुदाय जो है वो बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। और जो है यह तस्वीर जो है आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है, और आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। बात आई ना हाशियाई की, उन्हें क्या हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले, यानी कि अंग्रेजों के शासन से पहले, आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें जो है बीन कर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर जो है कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती, आपने झूम खेती के बारे में पढ़ा ही होगा, है ना। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पे भी जो है वो रहा करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों ने बागानों का निर्माण, स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है इन लोगों को। और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है, और ना ही उनकी सीधी पहुँच है वहाँ पे। तो आइए ये पैरा भी देख लेते हैं कि झारखंड और आसपास के इलाकों
के जो है आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग जो है असम के में जो है उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं और इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी कह रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके हैं। नीचे दिया गया गीत जो है आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की बानगी पेश करता है। तो देखिए हम इस गीत को भी देख लेते हैं। आओ मिनी असम चलें, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी, असम की धरती पर मिनी, हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादू राम तुमने हमें असम भेज कर बड़ा छल किया। तो ये लिखा है बसु एस, झारखंड मूवमेंट, एथनिसिटी, कल्चर एंड साइलेंस ने। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ये कविता जो है क्या कहने का प्रयास कर रही है। तो देखिए इसमें ये मिनी से कहा जा रहा है कि असम चलते हैं, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी, हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। असम की धरती पर हरियाली से भरे बागान है और सरदार कहता है काम करो काम करो, बाबू कहता है उनको पकड़ो इधर लाओ, साहब कहते हैं तुम्हारी खाल उधेड़ लूँगा काम नहीं करोगे। तो जो है तुमने हमें असम भेजकर बहुत छल किया। तभी लोग जो है वो दूसरे दूसरे देशों में जाते हैं। अब ये देखिए, ये पिक्चर है उड़ीसा के कालाहांडी जिले की स्थित न्यामगिरी पहाड़ी की फ़ोटो दिख रही होगी। तो ये जो है ये डोंगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है और न्यामगिरी जो है इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। और जो है एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र, रिफाइनरी लगाना चाहती है और यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। और इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया, पर जो पर्यावरणविद हैं वो भी जो है उनका समर्थन कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। तो देखिए इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार है और इसीलिए इन जमीनों को जो है खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। बार बार आप देख पा रहे हैं कि जनजातियों के ऊपर कितने अत्याचार किए गए हैं। इंसान अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों को विस्थापित करता है, अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करता है ना। और जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है और काफ़ी बार उनकी ज़मीन जो है जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि लोगों को उनके घर से विस्थापित करना, जिस घर में आप पैदा हुए हैं, जहाँ पे आपकी जीवन याचिका चल रही है, आजीविका चल रही है ना, आपका उस घर से लगाव भी हो जाता है और 50% आदिवासी जो हैं वो विस्थापित किए जा चुके हैं। तो आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% जो है वो आदिवासी थे। तो उनकी बहुत सारी ज़मीन जो है देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत जिसे जैसे आप ये नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर ये सब जान लीजिए, पूर्वोत्तर भारत में उनकी ज़मीन जो है लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी है। इसके अलावा भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क और 543 वन्य जीव अभयारण्य हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे और अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जो है घुसपैठिया
कहा जाता है। आप ये पैरा भी देख लीजिए। आदिवासी जो है लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें लगभग 8,000 जो है प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद रेजिन डाई के तौर पर, 550 प्रजातियां जो है वो रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। और जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो ये सारी ज्ञान संपदा भी जो है वो खत्म हो जाती है। ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा नुकसान होता है। देखिए, अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन जो है अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं, और अपने परंपरागत निवास स्थानों से के छीनने की वजह से बहुत सारे आदिवासी जो है वो काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं, और वहाँ छोटे मोटे उद्योग जो हैं या फिर इमारतों में काम में लग जाते हैं। तो इन्हें उन्हें जो है बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियों में काम करना पड़ता है, ताकि वे अपनी आजीविका जो है वो चला सके, और इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं, और इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का जो है वो शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं, और आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। तो जब आदिवासी को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं, रीति रिवाज गंवा देते हैं, ठीक है। उनके जीने का अस्तित्व का स्रोत जो है वो छिन जाता है। तो उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम कैसे जिएंगे? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आदिवासी जो है वो आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। तो उनके संसाधनों से होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। तो देखिए, अब बात करेंगे अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। देखिए, इकाई 1 में आपने पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकारों के जरिए जो है हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में जो है इन अल्पसंख्यक समुदायों की ये सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जा रही है? आप देख ही पा रहे होंगे, इसीलिए मुहैया कराई जा रही है कि इनसे इनके रहने का स्थान छीना जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, इनकी परंपराओं को नष्ट किया जा रहा है ना। तो अल्पसंख्यक जो है शब्द है आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले जो है वो बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं, जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा है। भारतीय संविधान जो है इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। तो ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है, और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है, और ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। तो कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय जो है अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। तो असुरक्षा की ये भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध जो है वो तनावपूर्ण होते हैं। तो संविधान में जो है इन्हीं असुरक्षाओं को देखते हुए इन सुरक्षाओं की व्यवस्था की गई है। तो जो है हमारा संविधान जो है भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता व न्याय की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो आपने अध्याय 5 में पढ़ा ही है कि कानून को जो है कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की जो है एक अहम भूमिका है। तो अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अदालत जा सकता है। तो अब आइए इन प्रावधानों को समझें। तो देखिए, हम जो है मुसलमान और हाशिएकरण को जो है समझेंगे इस पैरा में। तो आइए देखें। तो बात करेंगे अब मुसलमान और हाशिएकरण।
ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी थी? 14.2% है। और उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उतने लाभ नहीं मिले हैं। तो विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित 3 सारणियों से जो है वो पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरी के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। तो आइए हम ये जो है टेबल देखते हैं। अब देखिए, मूलभूत सुविधाएं, धार्मिक समुदाय है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख। देखिए, हिंदुओं के पक्के घर जो है 65.4% है, मुस्लिम के 63.8, ईसाई के 69.3 और सिख के 91.3। तो इसमें भी सबसे कम किसके हैं? मुस्लिम के हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो है बिजली भी सबसे कम मुस्लिमों को ही प्रदान हो रही है, और नल का पानी भी जो है 35.8% जो है वो सुविधाएं उन्हें प्राप्त है। तो ये कहाँ की रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 टुवर्ड सोशल इंक्लूजन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली। ठीक है। अब ये देख लीजिए विभिन्न धर्मों की साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए, कुल 74 में से हिंदू जो है 63% साक्षर है, मुस्लिम 57%, ईसाई 74%, सिख 67%, बौद्ध 71%, जैन 86%। तो सबसे कम कौन है? तो सबसे कम मुस्लिम ही तो हैं, देख पा रहे होंगे आप, इसलिए इन्हें हाशिएकरण पर रखा गया है। अब देखिए सरकारी नौकरियों में, तो सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत देखिए, तो आबादी जो है 13.5 में, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस जो है 3 है। ठीक। पुलिस सेवा में 4 हैं, विदेश सेवा में 1.8, केंद्रीय सार्वजनिक जो है सेवा में जो है 3.3%। तो देखिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान जो है विकास के विभिन्न संकेतकों के पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया, और समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति जो है अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। तो देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट में जो है शिक्षक से संबंधी आंकड़े देख लीजिए। 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो है 25% बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं, और किसी भी सामाजिक जो है धार्मिक समुदाय के मुकाबले यह संख्या बहुत बड़ी है। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो सच्चर कमेटी ने किस पे काम किया है? मुस्लिम के विकास पे जो है वो काम किया है। एग्जामिनेशन में अब पूछ लिया जाता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या प्रदर्शित हुआ। तो देखिए, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों में जो है 25% बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं। तो मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमान के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। और सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग जो है सभी मुसलमान को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं, और इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना जो है वो बन जाती है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि किस तरह जो है अंसारी परिवार को किराए के मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले रहते आए हैं वहाँ से जो है वो निकलने लग गए हैं, जिसे अक्सर उनका घेटोआइजेशन क्या कहा जाता है? घेटोआइजेशन कहा जाता है। तो ये देखिए टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। घेटोआइजेशन किसे कहते हैं? तो घेटोआइजेशन ये इसे कहते हैं कि जो समुदाय, आप मुसलमान ही नहीं, जो समुदाय हाशिएकरण पे आते हैं उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है, तो वे वहाँ से निकलने लगते हैं, और इसे कहते हैं घेटोआइजेशन। और ये जो है कभी कभी यही जो है पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। आप देख पा रहे होंगे, स्टॉप अटैक ऑन मुस्लिम वुमेन राइट
तो मुस्लिम महिलाएं जो है भारत में महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। तो हम ये पैरा भी देख लेते हैं। मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमज़ान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई जिसने जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहने था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लें। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मैंने जो है मुझे हैरत होती है कि हमने कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया और मुझे यह बात अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान का पता चलता है और क्या यही पहचान सारे खतरों और भेदभाव की जड़ है? तो जो है सही बात है, ये बिल्कुल नीची सोच प्रदर्शित करती है। धर्म चाहे जो भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म जो है समान रूप से देखा जाना चाहिए इसे। और ये जो है सांप्रदायिकता को जो है बढ़ावा देता है। इससे जो है कई हिंसक घटनाएं होती हैं। कई लोग जो है आप देखते होंगे कि पता नहीं कितने टेरर अटैक होते हैं, तो इन सब सांप्रदायिकता की वजह से ही तो होते हैं। तो देखिए इस अध्याय के जो है उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। और इस अध्याय के पीछे आपने आदिवासियों की स्थितियों के बारे में भी पढ़ा और 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण जो है एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरीके की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। और इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है और ना ही समानता के प्रति जो है राज्य की प्रतिबद्धता को जो है वो साकार कर पाएंगे। अब बात करेंगे इस पाठ से निष्कर्ष क्या निकला। तो देखिए इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का मतलब क्या होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदाय के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया कि इन समुदायों के हाशिए पर रहे जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय जो है इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा कि हाशियाकरण का संबंध जो है वो अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी जो है इसी तरह का जो है एक समुदाय है और इस समुदाय के बारे में हम अपने जो है अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हाशियाकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधन तक जो है पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। तो देखिए आप ये फिगर आउट कर पा रहे होंगे, इस बच्चे को देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं और मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे जो है वो निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो देखिए इन सब के बावजूद भी हाशियाई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता भी है। आपने देखा ही होगा, है ना, कि दलितों की स्थिति पहले कितनी नीची थी, अब बदलती जा रही है और अब उनकी स्थिति कुछ जाके अच्छी हो रही है। तो कोई भी हमेशा एक तरह से हाशिए पे नहीं रहता है। और अगर हम हाशियाकरण इन उदाहरण पर ध्यान दे पाएंगे तो इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय जो है अपनी संस्कृति विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों के बारे का जो हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हाशियाकरण का सामना जो है वो किस प्रकार किया है। तो देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हम उन्हें भी देख लेते हैं एक साथ। तो देखिए कम से कम 3 कारण बताइए कि विभिन्न समूह जो है हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। सबसे पहला कारण आप ये देख लीजिए कि जिनकी भाषा जो है, रीति रिवाज और धर्म अलग होते हैं, ऐसे समुदाय स्वयं को जो है हाशिए पर महसूस करते हैं। दूसरा कारण ये है कि ये समुदाय जो है अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते और आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। तीसरा कारण ये है कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुसंख्यक समुदाय से कमज़ोर तथा संख्या में कम होते हैं।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण हैं, क्यों, वे धातुएं कहाँ हासिल होती हैं, और क्या वह आदिवासियों की आबादी है? तो देखिए, आज के युग में आप सभी जान पा रहे होंगे, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इन धातुओं का आधुनिक जो है, ये धातुएं जो है आधुनिक उद्योग पर निर्भर हैं, और हमें ये धातुएं कहाँ कहाँ से मिलती हैं? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती हैं, और यहाँ पर आदिवासियों की आबादी जो है वो अधिक है। ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि ऐसे 5 उत्पाद के नाम बताइए जो जंगल से मिलते हैं और जिनका आप इस्तेमाल जो है वो घर में करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, क्या हो गया? फल फूल हो गया, जड़ी बूटियाँ हो गई, लकड़ी हो गए, लाख हो गए, इमारती लकड़ियाँ हो गई, जलाऊ लकड़ियाँ हो गई, है ना। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, वन भूमि पर निम्नलिखित मांगे किन लोगों से की जा रही हैं? तो देखिए, जो है मकानों और रेलवे निर्माण के लिए इमारती लकड़ी, तो ये किससे की जा रही है? ये सभी मांगे आदिवासियों से पूरी की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, खनन के लिए वन भूमि, तो ये भी जो है आदिवासियों से ही मांगा जा रहा है। आदिवासी समुदाय अपने जंगल को छोड़कर शहरों में छोटी छोटी नौकरियों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया है, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। तो ये जो कविता लिखी गई है, तो ये क्या बताने का प्रयास कर रही है? तो ये कविता हमें क्या बताने का प्रयास कर रही है? आदिवासियों की ज़मीनों को छीना जा रहा है और आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, आपकी राय में यह बात महत्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वन भूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए? तो बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। पहली बात ये हो गई कि इस बात से जो है आदिवासियों का जीवन और अस्तित्व दोनों जुड़े हुए हैं, तो उनसे तो पूछा ही जाना चाहिए, और यदि आदिवासियों की राय नहीं ली गई तो उनका अस्तित्व भी जो है वो समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे जो है उनके लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत है। पहला रीज़न ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय को जो है बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व को बचाने से जो है बचाने के लिए। दूसरी बात ये हो गई कि अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव और नुकसान जो होता है उनको बचाने के लिए, और भारत के सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, समानता और न्याय की स्थापना हेतु। तो देखिए, अभी हमने जो ये बच्ची वाला मामला पढ़ा है कि जो है बच्ची को जो है वो कपड़े चेंज करने के लिए कहा जाता है ना। तो ये इसमें बच्ची जो है वो कहना क्या चाह रही है, ठीक है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें बच्ची का कहने का मतलब ये है कि जो है, क्या किसी व्यक्ति या समुदाय की पहचान वेशभूषा के आधार पर नहीं, बल्कि मानवता के आधार पर जो है वो की जानी चाहिए। तो बहुत अच्छा सवाल है कि वेशभूषा के आधार पर ना करके जिनकी मानवता सही हो उससे उनकी पहचान होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं पाठ के क्वेश्चन की। तो देखिए, हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? इसे 2-3 वाक्य में लिखिए। देखिए, हाशियाकरण का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे पर या हाशिए पर ढकेल देना। ठीक है। हाशियाकरण वाला व्यक्ति या समुदाय जो है समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता, और हाशियाकृत लोग या समुदाय जो है गरीब, कमज़ोर होते हैं, और इनको जो है हीन दृष्टि से देखा जाता है। दूसरा सवाल ये है कि आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। तो देखिए, पहला कारण ये हो गया कि आदिवासी को ज़मीन जो है उसको खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना जा रहा है ना। दूसरा कारण ये हो गया कि आदिवासी समुदाय जो है आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो गए हैं, और वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंस गए हैं। तीसरा प्रश्न है, आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण बताइए। इसका एक कारण ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय को जो है बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक और हाशिएकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। तो देखिए, जो है अल्पसंख्यक शब्द का तात्पर्य कुल जनसंख्या में जो है किसी समुदाय की एक छोटी संख्या से है। अगला क्वेश्चन ये है कि आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। बिल्कुल, मैं दे दूंगी, ठीक है। तो पहला जो तर्क ये है कि मुसलमानों में जो है मूलभूत सुविधाएं जैसे पक्के घर, बिजली, पाइप आदि जो है प्राप्त परिवारों की संख्या जो है बहुत कम है। दूसरी बात ये हो गई, मुसलमानों में जो है वो साक्षरता दर प्रतिशत अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में काफ़ी कम है।
अब जो है ये कहा जा रहा है कि कल्पना कीजिए आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है, वह अचानक कहती है कि इन आदिवासियों को तो देखो, कितने रंग-बिरंगे लगते हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उनकी बात सुनकर आप भारत में जो है आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उनको बताएँगे? उसमें से 3 बातें लिखिए। तो बिल्कुल पहली बात मैं ये बताऊँगी कि आदिवासी जो है वो अपने पुरखों की, गाँव और प्रकृति की जो है उपासना करते हैं। दूसरी बात, आदिवासियों में जो है बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं और उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। तीसरी बात ये बताऊंगी कि आदिवासियों में जो है ऊंच नीच की भावना कम होती है और इसी कारण यह समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों से बिल्कुल अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकथा पट में आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म जो है बनाना चाहती हैं। क्या आप आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? तो देखिए उसमें अगर आदिवासियों की कहानी बनेगी तो उसमें वन्य जीवन रीति रिवाज होगा, पुरखों की और गांव की प्रकृति की उपासना दिखाई देगी। ठीक है, आदिवासियों की दिनचर्या उसमें दिखाई देगी, पुरखों की पूजा घर दिखाई देगी, है ना। आदिवासियों के जीवन में खनन और औद्योगिकरण के कारण बदलाव भी इस बात जो है दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं? तो देखिए इसके कारण देख लेते हैं। तो देखिए आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मैं आपको 3 रीज़न बताती हूँ। पहला रीज़न ये हो गया कि आर्थिक हाशियाकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। आर्थिक हाशियाकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है, अशिक्षा होती है और मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण सामाजिक हाशियाकरण का कारण होता है। भाई आपको अच्छी शिक्षा या फिर अच्छा जो है आपको मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी तो आप सामाजिक रूप से पिछड़ जाएंगे। तो सामाजिक रूप से पिछड़ गए तो मतलब एक दूसरे से कोरिलेट ही तो होते हैं। तो चलिए यही समाप्त होता है ये वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।